नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम YouTube पर एयरफोर्स नेवी की तैयारी के लिए कुछ वीडियो डाले जा रहे हैं लगातार, और हमारी जो सीक्वेंस है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और हम आज 181 से 210 तक चलेंगे अपने। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसके भार पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए, पृथ्वी जो है हल्की अंडाकार है और ये इसकी भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है। जब अपने ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो त्रिज्या बढ़ती है, तो जी का मान जो है वो कम होता है और इधर जाने पर भार भी कम होता है। लेकिन यदि कोई वस्तु भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगा तो त्रिज्या कम होगी, जी बढ़ेगा, और जी बढ़ेगा तो W भार भी जो है बढ़ेगा। तो हमें यह पता करना है कि क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है तो देखिए जी का मान बढ़ता है, इससे व्यक्ति का जो वजन है, भार है, वो भी क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। चलिए अगले, अर्धचालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। देखिए, किसी भी सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, अर्धचालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। कहता चालक के आकार पर, ठीक है, अर्धचालक की परमाणुीय प्रकृति पर, अर्धचालक की लंबाई पर, अर्धचालक के आकार व परमाणु। देखिए, आकार पर निर्भर नहीं करता है, आकार कैसा है सेमीकंडक्टर का उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसकी परमाणुीय प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका जो प्रतिरोध है वो किस प्रकार का होता है। हाइड्रोजन परमाणु के आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बोहर सिद्धांत का अनुपालन करते हुए तीसरी व चौथी कक्षा के मध्य संक्रमण के लिए ऊर्जा क्या होगी। देखिए, वो संक्रमण कहां से कर रहा है, थर्ड से फोर्थ में। E बराबर फॉर्मूला होता है 13.6 जेड स्क्वायर, जेड अपने हाइड्रोजन परमाणु एक मान लिया है, 1 में N1 स्क्वायर माइनस 1 में N2 स्क्वायर। E बराबर 13.6। अच्छा, कहां से, तीसरी से 3 का स्क्वायर, चौथी में यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर 13.6, 1 में 9 माइनस 1 में 16। अच्छा, एलसीएम यूज करते हैं 13.6, तो यहां कितना आ जाएगा इनका 144, ऊपर आएगा 16 माइनस 9। ठीक है, तो यहां पर ऊर्जा E बराबर आ जाएगा 13.6 गुणा में, यहाँ आंसर इन दोनों का जो घटाएंगे तो 7 में आ जाएगा 144। जब इसको अपने सॉल्व करेंगे तो आंसर 0.66 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आंसर आएगा। तो आप इसको चाहे सॉल्व करके देख लेना, तो इसका मैंने तरीका बता दिया है किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो इसका आंसर जो आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आंसर बराबर आएगा। अच्छा, यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान है। देखिए, जब तरंगदैर्ध्य समान हो जाती है तो लैम्डा बराबर क्या होता है, H/P। यदि दोनों का लैम्डा समान हो गया है तो दोनों का संवेग भी समान है। तो इसका क्वेश्चन का मतलब रह गया, संवेग किसका, इलेक्ट्रॉन का, और संवेग किसका, प्रोटॉन का, दोनों आपस में क्या है, समान है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, संवेग P बराबर फॉर्मूला होता है √2mE, या गतिज ऊर्जा E बराबर आएगा P² में 2m, या E समानुपाती 1 में m। तो वो क्या कहता है, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है, कहता 0 है, नहीं है, अनंत है, नहीं है, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा के तुल्य है, नहीं है, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा से अधिक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रोटॉन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। धातुओं का में इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल टेम्परेचर से। देखिए, विश्रांति काल होता है 2 क्रमागत टक्करों के बीच। आप जानते हो, जब धातु में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वो जिगजैग मोशन करते हुए चलते हैं, लगातार परमाणुओं से टक्करें करते हुए चलते हैं, अपवहन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। जब इलेक्ट्रॉन लगातार टक्करें करता हुआ चढ़ता है तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगा हुआ समय जो है इस प्रकार से, मान लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन 2 क्रमागत टक्करों के बीच जो टाइम लेता है उसे ही रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल के नाम से जानते हैं। यह श्रांति काल कहते हैं, टो से लिखा जाता है। अब वो कहता है कि यदि अपने इलेक्ट्रॉन का ताप बढ़ा दिया तो VRMS प्रोपोर्शनल टू √T, उसका वेग बढ़ेगा। ताप बढ़ते ही वेग बढ़ेगा।
क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और वेग बढ़ते ही इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा, वो जल्दी जल्दी टक्करें करना शुरू कर देगा, तो विश्रांति काल जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए ताप बढ़ने से विश्रांति काल का मान कम हो जाता है। तो विश्रांति काल है, ताप बढ़ने से विश्रांति काल का मान घटता है। टॉर्क किसकी इकाई है? देखिए, वायुमंडलीय दाब जब नोट करते हैं तो दाब, वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर जो है वो 1.013 गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जिसे अपने पास्कल कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब 1.013 बार के बराबर होता है। इसका मतलब बार भी जो है जो दाब का मात्रक है, और एक एटमॉस्फेयर जो है वो 760 टॉर के बराबर होता है। यानी कि टॉर किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। तो हमें यहाँ पर दाब का मात्रक क्या होता है? टॉर होता है। एक वायुमंडलीय दाब जो एक, वो 760 टॉर के बराबर होता है। तो टॉर हमें पता लग गया किसकी यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखिए, स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की होती है, धनात्मक स्थितिज ऊर्जा और ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जब दो इलेक्ट्रॉन हैं, इनको आप एक दूसरे के करीब लाओगे तो आपको इनके प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना होगा। ठीक है, जब आप इनको पास ला रहे हो तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करोगे, और वो कार्य आपकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में आप पकड़ के उनको करीब लेके आओगे तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध काम करोगे तो वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इसलिए जैसे जैसे करीब लाओगे वैसे वैसे कार्य करना पड़ेगा और स्थितिज ऊर्जा का मान उसका बढ़ता जाएगा। तो आपने इन दोनों को पास लाए हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो लगातार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। 188 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो तरंग है उसका जो वेलोसिटी दे रखी है 360 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का जो दूरी पूछी है, इनमें दूरी का मतलब दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक है, और उनका जो कलांतर है, इसके अंदर फेज डिफरेंस है, वो 60 डिग्री है। सबसे पहले हमें आवृत्ति दे रखी है n। n का मान कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज। और हमें वेग दे रखा है 360 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक बात और है, सारे यूनिट एसआई में दे रखे हैं। इधर आंसर देखिए सीजीएस में है, हमें रिजल्ट लास्ट में सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि v बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n लैम्डा। तो फिर लैम्डा बराबर क्या आएगा? v बटे में n, लैम्डा बराबर v। v का मान कितना है? 360 बटे में n का मान कितना है? 500। 0 से 0 कट गया, तो लैम्डा का जो मान है वो 18 बटे में 25 आ गया। ठीक है, ये लैम्डा का मान आ गया। अब हमें कलांतर दे रखा है, कितना है? 60 डिग्री, मतलब π/3। अब हम जानते हैं पाथ डिफरेंस यानी पूछा है, यानी कि अपने से पथांतर पूछा है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं 5 बटे में 2π बराबर x बटे में लैम्डा। कलांतर बटे में 2π, पथांतर बटे में लैम्डा। तो पथांतर x बराबर क्या आएगा? 5 बटे में 2π इंटू लैम्डा। x बराबर 5 का मान कितना है? π/3 बटे में 2π इंटू लैम्डा। लैम्डा का मान अभी निकाला था 18 बटे में 25। पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर 1 बटे में 6 बच गया इंटू 18 बटे में 25। ये से काट दिया अपने 3 पर, तो x बराबर कितना आ गया? 3 बटे में 25। ठीक है, किस में आ जाएगा ये? अभी मीटर में। यहाँ x बराबर 300 बटे में 25 किस में आ गया? सेंटीमीटर में 100 से गुणा कर दिया और ये इससे काट दिया। कितने पे कटेगा? 12। तो 12 सेंटीमीटर मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो यहाँ अपने को कलांतर दे के पथांतर पूछा था, तो मैंने कलांतर से पहले तो मैंने ये निकाला कि इसका लैम्डा का मान क्या है, फिर मैंने कलांतर और पथांतर का आपस में संबंध का फॉर्मूला लगाकर पथांतर का मान प्राप्त कर लिया। एक कण, ठीक है, 20 बटे पाई मीटर त्रिज्या, यानी कि कण की त्रिज्या दे रखी है अपने को 20 बटे में पाई मीटर के अनुदिश स्पर्श रेखीय त्वरण से घूम रहा है। ठीक है, और गति प्रारंभ होने के 2 चक्कर के अंत में वेग जो है वो कितना हो जाता है? 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है।
तो स्पर्श रेखीय त्वरण का मान क्या होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अंतिम कोणीय वेग क्या हो गया। अंतिम कोणीय वेग v बटे में r होता है, क्योंकि v बराबर ओमेगा r। अंतिम कोणीय वेग कितना है, 80 बटे में 20/पाई। तो अंतिम कोणीय वेग जो है कितना आ गया, 4 पाई। देखिए गति प्रारंभ करी है, ठीक है, गति प्रारंभ होने के अंत में ये वेग हो जाता है। इसका मतलब जो है प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नोड का मान कितना था आपका, 0। और हमें चाहिए स्पर्श रेखीय त्वरण का मान। सबसे पहले आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा नोड स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अंतिम कोणीय वेग कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई का होल स्क्वायर बराबर प्रारंभिक कोणीय वेग 0 प्लस 2 अल्फा। देखिए थीटा कोणीय विस्थापन है, कितने चक्कर लगाए इसने, 2 चक्कर लगाए। एक चक्कर में कितना आएगा, 2 पाई, 2 चक्कर में कितना आ जाएगा, 4 पाई, यानी कि कोण कितना तय हो चुका है उसका, 4 पाई से। ठीक है, ये लीजिए 4 पाई से 4 कट गया यहाँ से, तो हमारे पास आ गया 4 पाई बराबर 2 अल्फा। तो अल्फा का मान आ गया हमारे पास 2 पाई। सबसे पहले अल्फा आ गया, लेकिन उसने अपने को कोणीय त्वरण नहीं पूछा, उसने हमसे रेखीय त्वरण पूछा है, स्पर्श रेखीय त्वरण पूछा। तो a बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू आर। तो a बराबर अल्फा का मान अभी हमारे पास आया 2 पाई इंटू आर कितना है, 20 बटे में पाई, पाई से पाई कट गया। तो a बराबर आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का वहां पर मेरे पास त्वरण आ जाएगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन रहेगा जिसमें पाई नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। तो 189 क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा, किसी गैस की प्रत्याशा सीमा कहता होती है सिर्फ परम शून्यता पर ही होती है, आदर्श गैस की ही होती है, नहीं होती, बल्कि सभी गैसों की प्रत्याशा सीमा भाई होती है। ठीक है, हाँ वो अलग अलग गैसों की अलग अलग होती है, लेकिन होती जरूर है, सभी गैसों की प्रत्याशा सीमा निश्चित रूप से होती है। हो जाएगा यहाँ तक। तो ये तो सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ था। किसी दीवार के विरुद्ध किसी गुटके को स्थिर बनाए रखने के लिए इसको चिपका रखा है। ठीक है, 10 न्यूटन का क्षैतिज बल की आवश्यकता होती है। तो इसके चिपकाए रखने के लिए बल कितना लगता है, 10 न्यूटन। यदि दीवार में गुटके के मध्य घर्षण गुणांक का मान कितना है, 0.2 हो, तो भार क्या होगा। देखिए किसी भी गुटके को चिपकाए रखने के लिए लगाए गए न्यूनतम बल का फॉर्मूला F बराबर होता है W बटे में म्यू। ठीक है, और ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको, जो अपने सीरीज चल रही है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और उसमें मैंने कहा था कि बल हमेशा उसके भार से ज़्यादा होना चाहिए। ये बात मैंने आपको वहाँ भी रखी थी। चलिए अब की बार तो हमें पूछा क्या है, भार पूछा है। तो W बराबर क्या आएगा, F इंटू म्यू आ जाएगा। तो W बराबर बल, अच्छा बल का मान कितना है, हमें कितना चिपकाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है, 10 न्यूटन इंटू घर्षण गुणांक कितना है, 0.2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर कितना आएगा, 2 न्यूटन हमारे पास मान आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, किसी भी गुटके को दीवार से चिपकाए रखने के लिए न्यूनतम बल की आवश्यकता कितनी होती है, वो इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। घड़ी के मिनट वाले कांटे तथा घंटे वाले कांटे कि कोणीय चाल का अनुपात क्या होगा। देखो मिनट वाला आपका निडल होता है, सुई होता है, ठीक है, वो 1 चक्कर लगाने में 1 घंटा लगाता है, और घंटे वाली पूरी सुई लगाने में 12 घंटे लगा देती है। अगर मिनट वाली सुई के बारे में बात करूं तो कोणीय चाल ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय टी। तो मिनट वाली सुई 2 पाई बटे में, ठीक है, कितना आएगा, 3600 सेकेंड। इसी प्रकार, क्योंकि 1 घंटा हो जाता पूरा, इसी प्रकार जो घंटों वाली सुई है वो एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितने लगाती है, 12 घंटे लगाती है, इसलिए 12 इंटू 3600। अब हमें अनुपात पूछा है, पहले किसका नाम लिखा है, मिनट वाली सुई का, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, घंटों वाली सुई। जब हम दोनों का रेशो रखेंगे तो कट जाएगा, अनुपात कितना आएगा, 12 बटे में 1। तो हमारा आंसर आएगा 12:1 आ जाएगा। 2 बल्ब ए और बी, ये बल्ब ए है और ये बल्ब बी है। ठीक है, यदि एक ही स्रोत में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब दोनों का विभव समान है, ठीक है, तो धारा किस में ज्यादा बहेगी। देखिए पहला बल्ब का शक्ति का फॉर्मूला P बराबर V² बटे में R। ठीक है, जिस बल्ब का अंकित मान ज्यादा होता है उसका प्रतिरोध कम होता है। इसका मतलब है ए जो है 60 वाट है, बी कितना है
100 वाट है, शक्ति कम है, आर क्या होगा ज्यादा, और इसमें आर क्या होगा कम होगा। क्लियर है? जिसका अंकित मान ज्यादा होता है उसकी प्रतिरोध का मान कम होता है। अब वो कहता है कि दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, धारा किस में ज्यादा चलेगी? देखिए धारा उसमें ज्यादा चलेगी जिसका प्रतिरोध कम है। तो प्रतिरोध कम किसका है? 100 वाट का। इसका मतलब धारा 100 वाट में ज्यादा चलेगी और 60 वाट में कम चलेगी। तो हमें यह पूछा है समांतर क्रम में है तो बी बल्ब में तो धारा ज्यादा चलेगी और ए में कम चलेगी, तो बी में ए की तुलना में अधिक धारा बहेगी क्योंकि बी का प्रतिरोध कम है। इस कारण बी में बहने वाली धारा का मान ज्यादा रहेगा। तो हम इस प्रकार से धारा का मान पता कर सकते हैं। अगले चलते हैं। एलसीआर परिपथ में, LCR परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर क्या होगा? देखिए मान लो ये किसी जगह पर धारा है, ठीक है, ये हमारे पास विभव आ जाता है V नोड L और ये आ जाता है V नोड C। ठीक है, हम यही पढ़ते थे। V नोड L और V नोड C की जहां तक बात आती है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को यहां पर निरस्त कर देंगे। ठीक है, और यहां जो मान बचेगा वो आएगा V नोड L माइनस V नोड C, और प्रतिरोध किसकी दिशा में आएगा? धारा की दिशा में, इसलिए परिणामी भी वो यहां बनेगा दोनों के बीच में। ठीक है, ये कितना कलांतर देता है? 0 कलांतर देता है, और ये दोनों मिलकर कितना कलांतर देंगे? प्लस π/2, और परिणामी मान यहां आएगा जो कोण 0 और π/2 के बीच का होगा, ये वाला हमारा परिणामी विभव आ जाएगा LCR सर्किट में। तो यहां पर हमारे पास जो मान आएगा वो 0 और 2π के बीच का आएगा। ठीक है, और यदि ये LCR अनुनादी होता, रेजोनेंस कंडीशन पे बात करता, तो फिर XL XC V नोड L V नोड C आपस में कट जाते, तब हमारे पास जो इसका आंसर आता 0 आता। ठीक है, तो यहां हमारे पास मान आ गया है। एक पिंड का विस्थापन उसके द्वारा लिए गए समय की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती, यानी कि x समानुपाती किसके है? t³। तो त्वरण के बारे में पूछा है। त्वरण का सबसे पहले वेग निकालो। वेग का मतलब है इसका एक बार अवकलन करोगे, v बराबर dx/dt। इसका मतलब v बराबर क्या आएगा? समानुपाती 3x t²। ठीक है, 3t² आ गया, ये वेग आ गया। अब एक बार और अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। त्वरण आने का मतलब आ जाएगा 6t। अब जरा देखिए त्वरण किस पे निर्भर कर रहा है? समय पे निर्भर कर रहा है। तो समय के साथ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। समय के साथ घटेगा, नियत, तो समय के साथ क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि टाइम बढ़ने से त्वरण का मान बढ़ेगा, क्योंकि जब त्वरण निकालेंगे तो उसमें टाइम का घटक आएगा, तो समय के साथ मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जल में नमक घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? देखिए जब जल में नमक घोल दिया जाता है तो सरफेस टेंशन उसका बढ़ता है। घुलनशील अशुद्धियां पृष्ठ तनाव के मान को बढ़ाती हैं और अघुलनशील अशुद्धियां पृष्ठ तनाव के मान को कम करती हैं। जैसे अपने कैरोसिन वगैरह, मिट्टी का तेल वगैरह अगर अपने पानी में डाल दिया जाए तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, मच्छर वगैरह उस पर नहीं बैठ पाते। ठीक है, लेकिन यदि नमक डाल दिया जाए तो सरफेस टेंशन का मान पहले से बढ़ जाता है। किस ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट स्केल का पाठ्यांक समान होता है? देखिए ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपको सीधा भी याद होगा ये। तो हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस बटे में 5 बराबर आएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। दोनों ही बराबर है, दोनों के मान x रख लो, x माइनस 32/9। तो 9x बराबर क्या आएगा? 5x माइनस, ठीक है, 160। तो यहाँ आएगा 4x बराबर क्या आएगा? माइनस 160। तो x बराबर क्या आएगा? माइनस 40। तो माइनस 40 पर दोनों के आंकिक मान जब माइनस 40 होता है तब दोनों के मान आपस में क्या हो जाते हैं? समान होता है। माइनस 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। दो स्प्रिंग जिनके बल नियतांक K1 व K2 है, K1 ज़्यादा है। देखिए जो स्प्रिंग का बल नियतांक ज़्यादा होता है उसको खींचने में कठिनाई ज़्यादा आती है, उसका जो कठोरता है वो ज़्यादा होती है। जिसका K कम होता है उसकी कठोरता कम होती है, वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, दोनों को समान बल से खींचा जाता है। अब देखिए एक स्प्रिंग हार्ड है और एक सॉफ्ट है, दोनों को समान बल से खींचा गया है। तो ये हार्ड है, K का मान ज़्यादा है, ठीक है, और ये कम है। ये आपका उसकी तुलना में थोड़ा हार्ड है और ये क्या है? आपका सॉफ्ट है। जब आप दोनों को समान बल से खींचोगे तो ये तो कम खींचेगा और ये ज़्यादा खींचेगा।
हो गया। जब ज़्यादा खींचेगा तो विस्थापन ज़्यादा किस में आएगा, K2 में। आपसे पूछा गया है कि दोनों स्प्रिंगों के लिए कार्य नहीं होता है, कार्य किसके लिए, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल तो दोनों के लिए समान, विस्थापन ज़्यादा किस में कर रहे हो आप, जो नरम है K2 है, तो इसलिए K2 के लिए कार्य जो है दूसरी स्प्रिंग में कार्य जो है अधिक होगा, क्योंकि उसमें विस्थापन आप अधिक पैदा कर रहे हो। एक धातु के गोले A को धनावेश दिया जाता है, दूसरे को उतना ही ऋणावेश दिया जाता है, तो द्रव्यमान समान। देखिए दोनों गोलों के द्रव्यमान समान है, एक को धनावेश दिया जाता है, ठीक है, एक को ऋणावेश। देखिए ऋणावेश कब देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जुड़ने से इसका भार बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होने से वो धनावेशित हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और भार घटेगा। जब ऋणावेश किया जाता है तो भार बढ़ता है, और जब धनावेश किया जाता है तो जो है भार घटता है। अब हमसे पूछा गया है कि ए गोले को धनावेश, इसका मतलब ए का भार कम होगा, ठीक है, दूसरे को ऋणावेश दे, दोनों के द्रव्यमान उतने रहेंगे, नहीं। ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, नहीं, ए का द्रव्यमान तो पॉजिटिव की है, घटेगा। बी का द्रव्यमान घटेगा, नहीं, बी का तो बढ़ेगा। बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, बिल्कुल बी का द्रव्यमान क्या होगा, यहां पर बढ़ेगा, क्योंकि बी में इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं अपने लाके, इसलिए बी का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं, सीधे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। आभासी, सीधा और छोटा होता है उत्तल दर्पण का। सबसे पहले है ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, सही है। सीधा होगा, सही है। वास्तविक होगा, नहीं। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, हमें गलत कथन चुनना है। तो उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब सदैव सीधे, छोटे और आभासी होते हैं। किसी धातु के नमूने वायु में भार 210 ग्राम, जल में भार 180 ग्राम, द्रव में भार 120 ग्राम है, तो आपेक्षिक घनत्व क्या होगा। देखिए आपेक्षिक घनत्व पूछा गया है हमें, किसका पूछा गया है, द्रव का। द्रव नहीं छपा उसमें, द्रव का है। तो अगर आपको द्रव का आपेक्षिक घनत्व पूछा, तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, W कहाँ, वायु में भार माइनस द्रव में भार बटे में W वायु में भार माइनस W कहाँ पर, जल में भार। तो RD बराबर वायु में भार कितना दे रखा है 210 माइनस द्रव में भार कितना दे रखा है अपने को 120 बटे में वायु में भार 210 माइनस जल में भार कितना दे रखा है 180। तो रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, 210 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 बटे में कितना आ जाएगा 30, कट जाएगा तो कितना आएगा मान 3। तो यहाँ द्रव का घनत्व कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हाँ धातु का पूछा जाता है तो सिर्फ धातु का, तो धातु का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें बस इतना चीज कैंसिल हो जाती है। अगर ये तो द्रव का, यदि धातु का पूछा जाता तो ये नहीं आता। फिर वायु में भार बटे वायु में भार माइनस जल में भार इतना आता है, ऊपर द्रव वाला ये जो स्टेटमेंट इतना सा भाग कट जाता है। तो अगर धातु का घनत्व पूछा जाता तो वायु में भार बटे वायु में भार माइनस जल में भार, वैसे इतना ही आता। अगर द्रव का पूछा जाता है तो वायु में भार माइनस द्रव में भार और शब्द आ जाता है। तो हमें तो द्रव में पूछा था, ठीक है, तो हमने आंसर निकाल लिया। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम किसको बताता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को बताता है, ठीक है। पहला नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को बताता है और आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा बताता है और प्रथम नियम किसको बताता है, ऊर्जा संरक्षण को। इसी प्रकार जीरो नियम किसको बताता है, ताप की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। जीरो नियम, पहला नियम जो है आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा को प्रदर्शित करता है और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के बारे में बताता है। यदि किसी बंद पात्र में भरी गैस का ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर उसके दाब में 0.4% की वृद्धि होती है तो प्रारंभिक ताप क्या होगा। देखिए हम जानते हैं P समानुपाती किसके होता है, T के। P1 बटे में P2 बराबर क्या होता है, T1 बटे में T2। अच्छा P1 पहला दाब कितना मान लेते हैं P, P2 कितना है, P प्लस कितना बढ़ाना है 0.04%, नहीं 0.04% नहीं है, सिर्फ 0.4%।
बराबर पहला ताप T, और बाद में आपने ताप कितना बढ़ाया है, 1 केल्विन बढ़ाने पर या 1 डिग्री बढ़ाने पर आपके दाब में 0.4% की वृद्धि हो गई। तो P बटे में, ठीक है, प्रतिशत इतना प्रतिशत P बटा है, P बटे में P प्लस प्रतिशत घटाओ तो 1 बटे में या 4 बटे में 1000 आ जाएगा। P बराबर T बटे में T प्लस 1। P तो ऊपर नीचे से कट जाएगा तो ऊपर कितना आएगा, देखिए यहाँ से ये ऊपर तो आ जाएगा 1000 बटे में 1004 बराबर T बटे में T प्लस 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 1004 T बराबर 1000 T प्लस 1000। इसको इधर ले आते हैं, 1004 T में से 1000 T घटाते हैं तो कितना बचेगा, सिर्फ 4 T, ठीक है, बराबर कितना बचेगा 1000। तो फिर T का मान कितना आ जाएगा, 1000 बटे में 4, तो T बराबर 250 केल्विन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 250 केल्विन आएगा। ध्यान रखना डिग्री में मान नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जितने में मान रखे जितने में केल्विन में आएगा। आप देखो 250 केल्विन भी पड़ा है, 250 डिग्री भी पड़ा है, तो 250 आने का मतलब ये रिजल्ट जो है वो किस में आते हैं, केल्विन में आते हैं। एक धारावाही प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर नहीं करता। देखिए प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता का मान होता है म्यू नॉट Ni। n जो होता है वो इकाई लंबाई में फेरों की संख्या होता है, तो इकाई लंबाई के फेरों की संख्या पे निर्भर करता है, धारा पे निर्भर करता है, अर्ध व्यास पर, तीनों पर। देखिए इस पे व्यास से कोई लेना देना नहीं है होता है। देखिए प्रणालिका का जो अंदर उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता है वो उसके त्रिज्या या व्यास पे निर्भर नहीं करती। इसमें कहीं पर भी ये फॉर्मूला नहीं आया। हाँ, व्यास वैसे कम होना चाहिए। अच्छी प्रणालिका वो होती है जिसकी लंबाई ज्यादा होती है और मोटाई कम होती है। ठंडी सुबह में धातु की लकड़ी की तुलना में, धातु की सतह लकड़ी की तुलना में जो है अधिक ठंडी महसूस होती है। देखिए ये आपको एक जो है लकड़ी है और ये जो है धातु है। जैसे ही इसके ऊपर कोई वस्तु रखी जाती है तो ये ऊष्मीय इतना ज़्यादा सुचालक नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा ऊष्मा दूर तक नहीं जा पाती और इतनी ठंडी महसूस नहीं होती। आपकी ऊष्मा धातु में लंबी दूरी तक अंदर तक तय कर जाती है, जिसके कारण आपको उसकी ठंडक महसूस होती है। इसका मतलब धातु की ऊष्मीय चालकता ज़्यादा होने के कारण आपको ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। तो ऊष्मीय चालकता कैसी होती है, धातु की ज़्यादा होती है। इस कारण जो लोहे की मेज़ है वो आपको ज़्यादा ठंडी प्रतीत होगी सर्दियों में, जबकि लकड़ी की मेज़ उतनी ठंडी प्रतीत नहीं होती है। किसी चालक लूप को जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाई जाती है तो इसमें प्रेरित आवेश का मान निर्भर करता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर। आवेश देखिए दर पर का मतलब है उसमें समय इंक्लूड हो गया। किसी भी कुंडली में जब धारा प्रेरित होती है तो प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करते हैं। ये मैंने वीडियो में भी बताया हुआ आपको, समय पर निर्भर नहीं करते हैं। इसमें भी समय आ गया है, ठीक है। फ्लक्स में कुल परिवर्तन सिर्फ प्रारंभिक, सिर्फ अंतिम प्रारंभिक नहीं, कुल परिवर्तन पर निर्भर करता है, ठीक है। फ्लक्स में कुल परिवर्तन कितना है उस पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि डेल्टा फाई पर डिपेंड करता है प्रेरित जो इसमें मान आएगा, ठीक है। तो प्रेरित आवेश Q बराबर कितना होता है, -N/R डेल्टा फाई या φ1 -φ2। फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है कि कितना, इसमें देखिए फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है, लेकिन प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करते हैं। जब वस्तु एक समान गति कर, देखिए एक समान गति कर रही है तो परिणामी बलों के बारे में बात किया है। देखिए बल क्या करता है, परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है। यदि परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब बल लग रहा है, यदि बल नहीं लग रहा तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका मतलब एक समान वेग है तो उस पर परिणामी बल का मान भी 0 है। बल लगेगा तो उसमें डेफिनेट परिवर्तन हो जाएगा। दंड चुंबक की चुंबकीय बलरेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं। देखिए होता यह है कि मान लो ये कोई चुंबकीय बलरेखा आ गई और ये दूसरी चुंबकीय बलरेखा आ गई, ये काटती नहीं है क्योंकि उस कटान बिंदु पर दोनों का अध्यारोपण हो जाता है और दो अलग अलग तीव्रताएं न रहकर वहां पर एक ही तीव्रता का हो जाता है। इसलिए किसी एक बिंदु पर सदैव कुल चुंबकीय तीव्रता होती है, किसी एक बिंदु पर दोनों का अध्यारोपण होकर परिणामी तीव्रता हो जाती है। इसलिए कटान बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती, कभी भी दो दिशाएं कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो बाकी तो बलरेखा समान आवेश होते हैं, ये नहीं कुछ भी है, अपसारित होती है, ये कुछ नहीं है, ठीक है।
तो लेंसों की कुछ नहीं है। तो जब अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है तो वहाँ अध्यारोपण होगी, परिणामी तीव्रता का निर्माण होगा, इसलिए दो कटान बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। निम्न में से किसके कारण साबुन या तेल फिल्म, साबुन का बुलबुला या तेल फिल्म पर दिए गए प्रकाश की उपस्थिति में रंग बदलते हैं? देखिए कई बार अपने देखते हैं कि जब तेल किसी पानी के ऊपर तेल डाल दिया जाता है वो रंगीन दिखाई देता है। कहता है उसका रीज़न क्या है? ठीक है, फिल्म की मोटाई होती है, मतलब ये तेल की पतली परत है, यहाँ प्रकाश चला जाएगा और जो प्रकाश यहाँ से जाएगा तो इन दोनों के अध्यारोपण के कारण वहाँ पर रंगीन दिखाई देता है। व्यतिकरण रीजन होता है, फिल्म की मोटाई के जो है उसी हिसाब से रंग बदलते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए कण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सदैव ऊर्जा नियत रहती है, बिल्कुल अचर होती है। प्रत्यनन बल सदैव साम्यावस्था की ओर, जो जिस बिंदु से उसी बिंदु की ओर होता है, सही बात है। प्रत्यनन बल का मान चरम स्थितियों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल है। कण के त्वरण का मान साम्य स्थिति पर अधिकतम होता है, नहीं, त्वरण का मान बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। जैसे साम्य स्थिति से जितना विस्थापन ज़्यादा होगा त्वरण का मान उसी हिसाब से बढ़ेगा, इसलिए साम्य स्थिति नहीं, साम्य स्थिति से दूर जाने पर क्या होगा, उसका मान, त्वरण का मान अधिकतम होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत है। तो आज हमने आपके साथ कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करी थी, ठीक है। इन क्वेश्चन को, इन सीरीज़ को आप बार बार देखिए और इसी तरह के और भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगली सीरीज़ में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।